आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, आज से संसद का सत्र शुरू हुआ। संसद में ड्रामा और हंगामा क्या हुआ, उससे पहले तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे, पीएम जब पार्लियामेंट पहुंचे, संसद के अंदर जाने से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसके बाद आज जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के सभापति होती हैं, उनका भी पहला दिन था। माननीय सभापति जी, सभासदों, माननीय सभापति जी, तो आज नए सभापति पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पुराने सभापति को याद कर रही थी, धनखड़ साहब को। कांग्रेस कह रही थी इन्हें फेयरवेल नहीं दिया, फेयरवेल देना था। Not get an opportunity to bid him. I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. हम धनखड़ जी को विदाई देना चाहते हैं। Regardless, इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। तो आज से सत्र शुरू हो रहा था। दूसरी तरफ देखिए, एसआईआर पर बंगाल में प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस, बंगाल में सड़कों पर थी। कांग्रेस तैयारी में थी कि एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाएंगे संसद से सड़क तक, इसलिए अधीर रंजन चौधरी बंगाल में सड़क पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए संसद के अंदर क्या हो रहा था। पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। dealing with the time of supply for vouchers are being removed. तो संसद नहीं चलने दे रहा था विपक्ष। दूसरी तरफ सड़क पर बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे थे कोलकाता में। बीजेपी ने दावा किया ये कांग्रेस कार्यकर्ता है। पूरी तैयारी थी कांग्रेस पार्टी की कि सड़क पर भी प्रदर्शन नजर आए और लोकसभा के अंदर भी। ओम बिरला ने कहा नारेबाजी से सदन नहीं चलता है। व्यक्तियों के लिए नहीं है, इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देखिए हुआ क्या, लोकसभा में हंगामा होता रहा और कार्रवाई लोकसभा की स्थगित करनी पड़ी।
जो चेयर पर मौजूद थे उन्होंने स्थगित की लोकसभा की कार्रवाई। proceedings to go ahead or not? You want to be heard or not? If you don't want to be heard, सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 2 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ देखिए, संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन पीएम मोदी ने संसद में अंदर जाने से पहले विपक्ष पर हमला किया, जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बयान दिया है, इसके बाद सबसे ज्यादा घमासान मचा है। देखिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा संसद के अंदर। सबसे पहले पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने बाहर कहा कि विपक्ष चुनाव में पराजय की निराशा से बाहर और दोनों सदनों में मजबूती से पक्ष रखे, मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने को भी तैयार हूं। सत्र हार की हताशा या जीत के अहंकार का मैदान न बने। संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, पीएम ने कहा। यहां जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। इसके बाद प्रियंका वाड्रा ने सुना कि ड्रामे पर पीएम ने बोला है कि यहां ड्रामा होता है। प्रियंका ने कहा चुनाव, एसआईआर और प्रदूषण जैसे कुछ अहम मुद्दे हैं, इन पर चर्चा नहीं करेंगे तो संसद किस लिए है। मुद्दों पर बात करना, मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है चर्चा ना होने देना। ड्रामा का मतलब है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने ही ना देना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा शीत सत्र के पहले ही मुख्य मुद्दों पर बात करने की बजाय प्रधानमंत्री ने फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। मुझे इस बात का दुख है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के फेयरवेल देने का मौका नहीं मिला। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा आपको बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र की हार ने तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन आपको अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा ड्रामा कौन करता है यह आपको भी पता है। सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और तय करना चाहिए कि लोगों के अधिकार ना छीने जाएं। इमरान मसूद ने कहा कांग्रेस सांसद ने इनसे बड़ा कोई ड्रामेबाज है और कहते हैं ड्रामा हम कर रहे हैं। भीड़ हमारी सभा में होती है पर वोट इनको कैसे मिल जाता है। हमारे नेताओं को इनके बेईमानी वाले टिप्स नहीं चाहिए। चिराग पासवान ने कहा अगर कोई सिर्फ छवि चमकाने के लिए हंगामा करता है तो यह लोकतंत्र के खिलाफ है और संसदीय परंपरा का अपमान भी है। तो ये ड्रामे के बाद हंगामा हुआ। आइए अब आपको दिखाओ। तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा के इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। और आइए आपको सुनवाओ, सुनिए जरा सांसद क्या कह रहे हैं जो संसद में हंगामा हुआ और पीएम मोदी ने खास तौर पर जो ड्रामेबाजी का जिक्र किया। सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान है। अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? उनका ड्रामा भी देखते हैं और कुछ कुछ सीख भी गए, तो क्या करेगा। सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग
मोदी जी के छोड़ के कौन कर नहीं सकता है। देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। ठीक ही कहा, वो राय भी नहीं लेंगे और इतने थेथर हैं, हार को स्वीकारेंगे भी। लोग एक्टर हैं, ऐसे एक्टर हैं जो अब पार्टी को भी शर्मसार कर रहे हैं, देश को भी इन लोगों के कारण शर्मसार होना पड़ रहा है। कौन से टिप्स देंगे? हाँ, चोरी की हमें भी दे दें वो चोरी की टिप्स के, जिस तरह से लोकतंत्र चुराया जाता है वो टिप्स हमें भी चाहिए, दे दीजिए आप हमें। लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा ये काम नहीं करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे? ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें, और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। मंत्री जी के बाद आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले और जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमारा जीवन बदला, हम सभी न्यू कमर का जीवन बदला। अब देखिए जरा, सांसदों को आपने सुना, लेकिन संसद भवन में एक और तस्वीर नजर आई जिसपे फिर से हंगामा होना तय था। यह तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी को रास्ते में कुत्ता मिल गया, उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया और वो गाड़ी में बिठाकर संसद के अंदर ले गई। हम तो डिलीवरी के लिए आते हैं, गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। ड्रामा क्या? अब देखिए जरा, कांग्रेस सांसद कुत्ते के साथ पहुंची हैं संसद परिसर के अंदर। इस तरह से कोई जानवर ले जाना मना है, यानी ये नियम के भी खिलाफ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी जिसमें कुत्ता लेकर पहुंची थी। नए सत्र के पहले ही दिन संसद में इस घटना पर बवाल हो गया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी कुत्ते के साथ पार्लियामेंट गई। जिसने भी कांग्रेस सांसद के साथ पालतू कुत्ते को देखा वो हैरान था। जगदंबिका पाल समेत कई बीजेपी सांसदों ने इसका विरोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है, और कहा कि रेणुका चौधरी का कदम गलत है। संसद में विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता है। रेणुका चौधरी से जब संसद परिसर में कुत्ता लाने पर सवाल हुए तो उन्होंने कहा, सरकार को जानवर पसंद नहीं, इसमें क्या हर्ज है? ये छोटा और बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाने वाला जानवर है। काटने वाले और डसने वाले संसद में और हैं, कुत्ते नहीं। मैं संसद आ रही थी, तभी छोटा सा पिल्ला सड़क पर घूम रहा था। मैंने सोचा ये किसी गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाएगा, उसे गाड़ी में बिठाकर मैं संसद आ गई और वापस भी भेज दिया है। अब गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गया, तो चर्चा किस बात की हो रही है? आपको बताऊं, यह सरासर उल्लंघन है। संसद में पालतू जानवर लाना नियमों के खिलाफ माना जाता है। संसद भवन परिसर में केवल अधिकृत व्यक्ति और वाहनों का प्रवेश वैध है। संसद के कानून के मुताबिक सुरक्षा जांच के बाद ही परिसर में प्रवेश होता है। संसद भवन में कोई भी ऐसी वस्तु, जीव या सामग्री नहीं लाई जा सकती है जो सांसद परिसर या सांसदों के सुरक्षा या मर्यादा को प्रभावित करे। पालतू जानवर इस श्रेणी में आते हैं, यानी उन्हें लाने की अनुमति नहीं है। खबर है कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा सकती है और राज्यसभा सचिवालय को संबंधित फुटेज और शिकायत भेजी गई है। सुनिए जरा, इस पर रेणुका चौधरी क्या कह रही हैं और दूसरे सांसद क्या कह रहे हैं। वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ, उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं। पवित्र मंदिर में जो देश का सबसे बड़ा पंचायत है, जहां सांसद बैठे हुए हैं, सांसद विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। लोगों की आस्था उनके साथ है, इसलिए यहाँ बैठे हैं और सारे देशवासियों की बातें यहाँ रखते हैं। उनके प्रति हम सब के मन में जो जिस दल का हो, आदर और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में रेणुका जी संसद के परिसर में अगर इस तरह का वक्तव्य देती हैं तो मुझे लगता है कि यह वक्तव्य उनकी कुत्सित विचारधारा को ही जाहिर करता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। क्या कहूँ, हम सब निरुत्तर हैं इस तरह की बातें सुनकर। अब आइए आपको दिखाऊं, इस बीच संसद में क्यों खड़गे खड़े हुए और खड़गे ने कैसे, जो नए सभापति थे
उन पर हमला किया। पहले तस्वीर देखिए जरा, सभापति का पहला दिन था। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के, वही उच्च सदन के सभापति भी होते हैं। Is underway. As per practice, the answers to questions will be laid on the table. तो देखिए जरा क्या हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में बोलना शुरू किया। पीएम ने कहा, हमारे सभापति जी एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। आपने पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। देश के बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। उपराष्ट्रपति से पहले कई राज्यों के आप राज्यपाल रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों के बीच रहे, गांव का दौरा किया है। हेलीकॉप्टर हो या ना हो, आप लोगों के बीच चले जाते थे। मैंने देखा है कि लोग प्रोटोकॉल के नीचे दब जाते हैं, लेकिन आपका प्रोटोकॉल से कोई नाता ही नहीं रहा। कार्यकर्ता, सहयोगी और सांसद से इस पद तक आप पहुंचे हैं। आपका यहां तक पहुंचना हम सबका मार्गदर्शन करता है। अब देखिए, बारी थी खड़गे साहब की सभापति पर बोलने की। सभापति जी, आप तो सीपी राधाकृष्णन के हमनाम हैं। आशा है सदन में आप उनकी तरह ही व्यवहार करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था वो किसी पार्टी से नहीं है। उन्होंने कहा था एक लोकतंत्र तानाशाही में बदल सकता है अगर विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना का हक ना हो। उम्मीद है आप देश के पहले उपराष्ट्रपति जैसे विचार रखेंगे। आप अपने आसन से ज्यादा उस तरफ ना देखें। वैसे आप इधर नहीं देखेंगे तो भी खतरा है। आप दोनों तरफ संतुलन बनाए रखेंगे तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने भले ही आपके बैकग्राउंड और जुड़ाव की बात कही है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आप कांग्रेस के घराने से आए हुए हैं। सुनिए जरा सभापति पर क्या कहा पीएम मोदी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारद रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा। तो आप तो राधा कृष्णन जी के हमनाम हैं। हम आशा करते हैं कि आप उनके हमख्याल भी होंगे। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो यह भी खतरा है भैया। इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे राज्यसभा में। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, लेकिन राज्यसभा भी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। तस्वीर आप देख रहे हैं, राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी एसआईआर को लेकर हंगामा हो रहा था। 2 December 2025. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 2nd December 2025. अब देखिए, सारा हंगामा जो हो रहा था ये एसआईआर और बीएलओ पिछले दिनों जो खुदकुशी कर रहे हैं। एक तस्वीर मैंने कल आपको दिखाई थी। एक बीएलओ ने खुदकुशी की और खुदकुशी के साथ साथ सुसाइड लेटर भी लिखा। इस बीएलओ ने मौत से पहले, आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया था। उसका आखिरी वीडियो जिसमें वो रो रहा है, जिसमें वो अपनी हालात बता रहा है, आत्महत्या से पहले का आखिरी वीडियो है। सुनिए। विश्वास पे खड़ा नहीं होता मम्मी, बच्चों का ख्याल रखो। काश मैं इसमें निपुण हो पाता, इसका स्वयं जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ। इस दिन से चैन से
नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। कहाँ से समझ अंधेरा होता तो ये कहाँ से पूरा हो जाता। नहीं लेना दीदी, माफ करना। तो आप देख रहे थे, हृदय विदारक ये वीडियो है, दिल को झकझोर देने वाला है कि बीएलओ किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। बीएलओ ने क्या कुछ लिखा है, सुसाइड लेटर भी लिखा है। आपको बताऊं, वीडियो में बीएलओ सर्वेश फूट फूट कर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। मां से माफी मांगते हुए कहा, मैं जीना चाहता हूं पर बहुत दबाव है। एसआईआर के काम का इतना दबाव है कि ना सो पा रहे हैं, ना काम कर पा रहा हूं। मैं बहुत परेशान हूं, पिछले 20 दिनों से ठीक से सो तक नहीं पाया हूं। मैं इस दुनिया से दूर जा रहा हूं। मेरी 4 छोटी बच्चियां हैं, उनका ख्याल रखना। दहला देने वाले इस वीडियो के अलावा 3 सुसाइड नोट भी मिले और तीनों में बीएलओ सर्वेश ने भारी तनाव और दबाव की बात लिखी है। लिखा है, दिन रात काम कर रहा हूं लेकिन एसआईआर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं। पहली बार बीएलओ बना था, थोड़ा और वक्त मिलता तो काम पूरा कर लेता। दरअसल 42 साल के सर्वेश सिंह मुरादाबाद के एक स्कूल में टीचर थे। वो छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थे और एसआईआर का भी 65% काम कर चुके थे। अब जांच की जा रही है कि उन पर आखिर दबाव कौन बना रहा था। बेशक दबाव निचले स्तर पर प्रशासनिक अफसर बना रहे थे। पीड़ित परिवार ने मामले की जांच और 5 करोड़ मुआवजे की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ संभल से भी इस तरह की खबर आई। यूपी में एक और बीएलओ की मौत हुई। लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। 38 साल के अरविंद कुमार संभल के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। जब से एसआईआर के लिए बीएलओ के तौर पर तैनाती हुई, वो तनाव में थे और अब हार्ट अटैक से बीएलओ अरविंद की मौत हो गई। परिवार का आरोप है, काम पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। तनाव के चलते वो ना अच्छे से खा पी पा रहे थे और ना सोते थे। अरविंद अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चे छोड़कर गए हैं। आइए आपको दिखाऊं, अरविंद का जो परिवार है उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद के घर मातम पसरा हुआ है। बात नहीं किसी प्रकार की भी, राजी खुशी है सब, बस यही टेंशन है कि मेरे लड़के पे दबाव ज्यादा था। कोई ऐसी बात नहीं है, ये लड़कियों का क्या होना है, अब मैं इनके बारे में सोच रही हूँ। वो तो चले गए, इतना दबाव क्यों गिरा मेरे बड़े लड़के पे। जो सरकार लोगों ने इन्होंने दबाव गिरा है, इस वजह की टेंशन ज्यादा है। अचानक से उन्हें बीएलओ बना दिया, उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी, ट्रेन भी नहीं किया गया, बताया भी नहीं कि तुम्हें ये काम ये करना है, इस ऐप से ये काम करना है, उस ऐप से ये काम करना है। उन्हें कुछ भी नहीं जानकारी थी इसके बारे में। आपको मतलब पहले भी उनसे कभी बात कैसे हुई होगी घर में इस काम? घर में कोई वैसी बात नहीं हुई, बस एसआईआर को लेकर ज्यादा वो थे, वो गंभीर हो गए थे। वो एसआईआर में ड्यूटी ले गई है साथ में जी, तो उसका दबाव था, प्रेशर पड़ा, 100% काम चाहिए, तो उसमें तनाव चल रहा है और उसके इसमें अचानक जो है। एक बात सच है कि बीएलओस पर दबाव है, काम का दबाव है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ को जानकारी कम है, इसलिए उन पर दबाव ज्यादा है। देखिए तस्वीर आई, बीएलओ की मौत पर एसडीएम पहुंची हैं और एसडीएम ने बीएलओ की पत्नी को गले लगा दिया। एसडीएम खुद रोने लगी हैं। हमको क्यों छोड़ के चले गए? मेरे लिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एसडीएम ढांढस बंधा रही है। एसडीएम खुद रो पड़ी, उनके आंसू खुद छलक आए। दूसरी तरफ कोलकाता से भी तस्वीरें आई कि कोलकाता में बूथ लेवल ऑफिसर सड़क पर उतरे हैं। काम ज्यादा है, इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बीएलओ ने प्रदर्शन किया है।
अब देखिए इस पर सियासी घमासान हो रहा है। सियासतदान क्या कह रहे हैं इस प्रदर्शन पर? पहले देखिए संजय सिंह कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर देश में बड़ा घोटाला हो रहा है। वो कह रहे हैं कई बीएलओ की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। एसआईआर के नाम पर अमानवीय दबाव बनाया जा रहा है। फिर सदन में इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अगर यह कहे कि अभी चर्चा हो तो सदन के अपने नियम कायदे कानून है, पहले यह तय विषय को ताक पर नहीं रख सकते जो पहले से तय है। डिंपल यादव कह रही है सरकार इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करवा रही? दबाव की वजह से बीएलओ जान गंवा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई हुई है? डेमोक्रेसी के नाम आयोग और सरकार ड्रामा बंद करे इसके नाम पर। रवि किशन कह रहे हैं एसआईआर से बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर्स हटा दिए गए। ये आतंकी रोहिंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी हो सकते हैं। सभी विपक्षी पार्टियों को एसआईआर को सपोर्ट करना चाहिए और अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आधे घंटे की क्लास ले लो। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद कह रहे हैं बीजेपी ने ब्रीफिंग दी थी कि 1 करोड़ वोटर के नाम काट दो, उन्हीं के डराने से माहौल बना और एसआईआर के दौरान लोग मरे। बीएलओ समेत 40 मौतों की जिम्मेदारी बीजेपी की है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता सरकार बंगाल में एसआईआर लिस्ट में गड़बड़ी करा रही है। 1 करोड़ 25 लाख वोटर के नाम की सख्ती से जांच की जाए। चंद्रशेखर कह रहे हैं जनता के मन में जो सवाल है सरकार उसका जवाब दे। चुनी हुई सरकार को बहस से ऐसे नहीं भागना चाहिए। संजय जायसवाल बीजेपी के सांसद कह रहे हैं एसआईआर से सिर्फ विपक्ष को परेशानी है और किसी को नहीं। राहुल गांधी 20 दिन बिहार घूमे, एसआईआर से परेशान एक आदमी नहीं मिला। चुनाव भी शांति से हुए हैं, फिर भी इन्हें खोट ही खोट दिखता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा बीएलओस की परेशानी क्या है। चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। हम पूरा ऑपोजिशन खाली यही मांग कर रहा है कि एसआईआर जो इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर ये क्यों कराया जा रहा है? और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट किया है नतीजों पर। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है ऑपोजिशन की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए। भी है उसके लिए भी सदन का ही पटल है। आप विभिन्न मुद्दों के विभिन्न माध्यमों से आप अपने मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकते हैं, बट अगर सिर्फ हंगामा करना ही आपका मकसद है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना मकसद है तो फिर ये सोच लोकतंत्र के खिलाफ है। चर्चा खत्म हो रही है, कभी आप मुद्दों पर बात ही नहीं करते ना, सब उल्टे आप डराते हैं। तो सारी संस्थाओं को डराने के बाद आप विपक्ष को डराइएगा। ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। मोदी जी रहते हुए मतलब देश में ड्रामा करने की कोई सीट वैकेंसी नहीं है, ड्रामा करने की कोई जगह वैकेंसी नहीं है जब तक मोदी जी है। ये लोग बीएलओ नहीं है। ममता बनर्जी चाहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस रुक जाए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी और मृत वोटर, शिफ्टेड वोटर को रह दिया जाए और उस वोटर से 26 का इलेक्शन हो। वैसा हम लोग होने नहीं देंगे। अब देखिए बीएलओ किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनमें एक परेशानी यह है, उनका कहना है वो जहां जा रहे हैं उन्हें बहुत से लोग मिलते नहीं हैं, कहीं गए तो पिटाई भी हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएलओ के साथ मारपीट हुई है। बीएलओ को मारे हो ना, अंदर करवाओ इसको, अंदर करवाओ सर, इसको अंदर करवाओ सर, इसको अंदर करवाओ। रुको मैं करवा रहा हूँ। मैं मजाक समझ रही क्या मेरे को? हाँ, इसको अंदर करवाएंगे। बीएलओ को मार रहे हो ना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रायपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां बीएलओ के साथ मारपीट हो रही है। तो आप देखिए किन किन परेशानियों से बीएलओ जूझ रहे हैं। इसलिए बीएलओ को स्वस्थ और ठीक रखने के लिए देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बीएलओ को एक्सरसाइज, योग और जुम्बा कराया जा रहा है। तस्वीर आप बीएलओ को देख रहे हैं, केरला की तस्वीर है जहां जुम्बा कराया जा रहा है जिससे मन मस्तिष्क स्वस्थ और फिट रहे।
जिस प्रेशर से वो गुजर रहे हैं। अब देखिए क्या वजह बताई जा रही है कि बीएलओ खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल अफसर। इनको सबसे निचले स्तर पर चुनाव अधिकारी माना जाता है। ये गांव में भी जा रहे हैं, ये शहरों में भी जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर हर जगह बीएलओ बनाए जाते हैं, जिनका काम मतदाता सूची को अपडेट करना होता है, जैसे कि नए वोटर का नाम जोड़ना और फर्जी नाम हटा देना। इनके लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। सरकारी कर्मचारियों को ही अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाती है। इनमें शिक्षक, लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये काम करते हैं। एसआईआर फॉर्म भराने की जिम्मेदारी बीएलओ को ही दी गई। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है अतिरिक्त काम का दबाव। मतलब अपना काम करने के साथ साथ बीएलओ का काम भी करना है। एक बीएलओ के पास 1000 वोटर की जिम्मेदारी है, लेकिन हर किसी से मिलकर डिटेल अपडेट करना मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में बार बार समझाना होता है और कई बार तकनीकी खराबी की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। ऐप पर जानकारी अपडेट नहीं होती या फिर सर्वर डाउन हो जाता है। इससे दोबारा सारी जानकारी भरनी पड़ती है, जिससे काम और बढ़ जाता है। साथ ही चुनाव आयोग की डेडलाइन भी बेहद सख्त है। समय पर काम ना पूरा करने से नौकरी से सस्पेंशन तक का डर है इन्हें। कई राज्यों में तो बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इससे बीएलओ पर शारीरिक के साथ मानसिक तनाव बढ़ रहा है। काम के भारी दबाव की वजह से ही कई बीएलओ जान गंवा चुके हैं। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर बीएलओ से बात करने की कोशिश की कि आखिर वो किस तरह के दबाव में है, दबाव है भी या नहीं, ये सच है या नहीं। सुनिए। 4:30 बजे भी, 3 बजे भी कभी हो उठ जाती हूँ मैं। पहले तो ऑनलाइन करती हूँ, वाईफाई लगी हुई है घर पे। ऐप नहीं चलती है जैसे यहाँ स्कूल में, तो पहले तो मैं ऑनलाइन करती हूँ। फिर उसके बाद गांव में ऑफलाइन के लिए गांव में घूमती। काम का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। मैं दोनों टाइम दवाई खा खा के ही काम कर रही हूँ। अच्छा, इतना प्रेशर है। अधिकारियों का भी है कि इतना % करो, रोज उनकी खबर आती है कि इतना % करो, इतना % करो। अच्छा, अगर काम नहीं करके देते तो डांट पड़ती है? हाँ जी, डांट पड़ती है। क्या कहते हैं वो लोग? ऐसे ही कहते हैं कि इतना काम करो, कैसे नहीं हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा। अच्छा, ना तो वो बुलाते हैं कि नहीं काम कर रहे तो अपना फार्म लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के करो हमारे सामने। अच्छा, देखो आप गांव में घूमना, एक बार फॉर्म देकर आना, एक बार वापस लेकर आना। गांव के जो लोग हैं वो ज्यादातर को तो खेतों में है, घर के ताले बंद करते हैं। हम कई बार जाकर घूमते हैं, पता कराते हैं, लेकिन सब खेत में, कोई कहीं मिलता नहीं है। एक घर में 8-8, 10-10 बार भी जाना पड़ता है। फिर गांव के फैमिली कह देती है कि नहीं दे रहे हम तो, हमें तो मिला ही नहीं है। तो बहुत दिक्कतें आ जाती है गांव से। सर, जितना ये काम दिया गया, थोड़े बहुत तो पैसे इसके अलग से एक्स्ट्रा होने चाहिए थे जी। और आंगनबाड़ी में भी कम काम नहीं है, उसकी भी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ाई जाए। तो आपने बीएलओ की तकलीफ भी सुनी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं बिहार। जैसे आज संसद का सत्र था, वैसे आज बिहार विधानसभा का सत्र था। अपराध के अंत की शपथ भी हुई। विधानसभा की पहली तस्वीर देखिए जरा। नीतीश कुमार का वेलकम हुआ विधानसभा के दरवाजे पर ही। डिप्टी सीएम खड़े थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार पहुंचे। और इसके बाद देखिए, इंतजार था तेजस्वी यादव का, फिर तेजस्वी यादव पहुंचे, क्योंकि हार के बाद तेजस्वी यादव कम दिखाई दिए। तो विधायकों को आज शपथ दिलाई जानी थी सदन में, तो तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। और ये उसकी तस्वीरें। 128 राघोपुर, माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इसके बाद देखिए जरा, एक और तस्वीर सामने आई जब तेजस्वी यादव और रामकृपाल यादव एक दूसरे के पास आए और गले लगाया रामकृपाल ने तेजस्वी यादव को। ये सियासत की अच्छी तस्वीर भी है। बेशक चुनावी भाषणों में एक दूसरे पर वार पलटवार होता है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद साथ में गले मिलते हैं। यानी
कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। एक और शपथ आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे छोटी कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर ने भी विधानसभा में शपथ ली। मैथिली ठाकुर जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुं अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करब वाली छी मैथिली ठाकुर। अब आपको दिखाऊं, एक बाहुबली की पत्नी भी शपथ ले रही थी लेकिन वो ठीक से शपथ पत्र पढ़ नहीं पाई। देख रहे हैं, बाहुबली जेडीयू विधायक की पत्नी है विभा देवी। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ, मैं ईश्वर का विधि द्वारा स्थापित करती हूँ संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी अखंड अक्षुण्ण रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली। तो जैसे तैसे शपथ पूरी हुई। अब आपको बताऊं, जो आपके नए विधायक हैं उन्हें कितना पैसा मिलता है, कितना फंड, जिससे वो आपके इलाके में काम करवा सकें। तो विधायक को कितना पैसा मिलता है? बिहार में विधायकों को करोड़ों रुपए का फंड मिलता है। हर विधायक को सालाना 4 करोड़ का बजट मिलता है, सालाना 4 करोड़, यानी 5 साल में विधायकों को सरकार 20 करोड़ देती है। 2 साल पहले तक विधायक को सालाना 3 करोड़ ही मिलते थे, लेकिन 2023 में कैबिनेट ने फंड 3 से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया। मगर अब भी यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे प्रदेशों से कम है, क्योंकि यूपी, दिल्ली, एमपी, ओडिशा में सालाना 5 करोड़ रुपया मिलता है। बिहार में पहले इसे एमएलए फंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया, जिन्हें हर विधायक जनता से जुड़े कामों में खर्च करता है। आपको बताऊं कि जैसे सड़क, नाली, शमशान, स्ट्रीट लाइट, पुल बनाना जैसे काम इसमें शामिल है, यानी ये पैसा सीधे जनता की बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होता है। मगर विधायक खुद ये पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि प्रशासन करता है। विधायक अपने क्षेत्र के कामों की लिस्ट जिला प्रशासन को भेजते हैं, वहीं से प्रोजेक्ट के नाम पर लागत और सेवा का पैसा मंजूर होता है। विधायकों को 50,000 सैलरी और 55,000 निर्वाचन भत्ता मिलता है। मीटिंग, स्टेशनरी, सहायक भत्ता मिलाकर 1.5 लाख रुपया हो जाता है। इसके अलावा गाड़ी, फोन, घर, हवाई, रेल यात्रा समेत कई लाभ मिलते हैं विधायकों को। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। शपथ लिया, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लगा। आज सभी विधायकों से मिले, सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण, सभी लोगों से मिले, विपक्ष के लोगों से मिले, और एक अलग माहौल था। मैंने पहली बार जीवन में ऐसा जो सिर्फ टीवी पे देखती थी, आज उसको जिया। बहुत अच्छा लग रहा है, और ओथ लेकर एक ही चीज मन में, एक ही चीज चल रहा था जब ओथ ले रही थी, कि जो लोगों ने विश्वास मुझ पे जताया है, मेरे पे भरोसा जो लोगों ने जताया है, मुझे उस भरोसे पे खड़ा उतरना है और पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ लोगों का सेवा करना है और अपने क्षेत्र का विकास करना है। तेजस्वी यादव जी को सच्चाई समझना होगा। सबसे पहले उनको शपथ लेनी होगी कि वो किसी अपराधी का महिमा मंडन नहीं करेंगे। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि हमारा एक ऐसा विरोधी दल है जिसने ऐसे अपराधियों का महिमा मंडन किया जिन्होंने सैकड़ों कत्ल किए हैं। विकसित बिहार का जो स्वप्न है, जो हर बिहारी का स्वप्न है, उसे एनडीए की सरकार पूरा करेगी। और आज सभी भाषाओं के प्रति सबका प्रेम दिखा। मैं पहले 2015 में अकेला संस्कृत में मैं शपथ लिया था, और आज कई माननीय सदस्यों ने संस्कृत में शपथ लिया, तो लगा कि भारत अपने रूट पर लौट रहा है। और अब आपको दिखाने जा रहा हूं शपथ, वो भी गृह मंत्री की। गृह मंत्री इस वक्त सुर्खियों में, जरा सुनिए। गृह मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। लेकिन अब गुंडागर्दी और खुलेआम गोली नहीं चलेगी। बिहार पुलिस भी एनकाउंटर करना शुरू कर चुकी है। ये देख रहे हैं, एक बड़े अपराधी का एनकाउंटर हो गया है। इनामी अपराधी था, नाम था शिकारी, और शिकारी का ही शिकार हो गया। सारण की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। कुख्यात बदमाश शिकारी राय का एनकाउंटर हुआ है। तो एनकाउंटर भी हो रहा है। अगली तस्वीर देखिए, बुलडोजर भी चल रहा है। पटना में विधानसभा के पास जो अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर चला है। आसपास का सारा अतिक्रमण हटा दिया गया है। जिन्होंने घेर रखा था, कब्जा कर रखा था अब तक, सम्राट के गृह मंत्री बनते ही। अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर अब आम हो गई, उसी तरह जैसे यूपी में आपको देखने को मिलती है हर रोज किसी ना किसी जिले से। देखिए, आरा से तस्वीर आई, बिहार के आरा में बुलडोजर चला। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है सीवान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाबुद्दीन जीते हैं। वहां भी बुलडोजर चल रहा है। गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। बिहार में एक्शन उसी योगी स्टाइल में हो रहा है। कहीं बुलडोजर दौड़ रहा है तो कहीं एनकाउंटर हो रहा है। गोली बंदूक के जरिए बिहार में दहशत फैलाने वाले अपराधियों का योगी मॉडल से इलाज हो रहा है। बुलडोजर भी माफिया और अतिक्रमण गैंग को जड़ से उखाड़ने में लगा है। देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। बिहार में बुलडोजर से एनकाउंटर तक मैसेज कड़ा और क्लियर है। गुंडे, माफिया या बदमाश, सबका होगा एक ही इलाज। अब देखिए जरा, सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के बाद ही पहले ही दिन निर्देश दे दिए थे। माफियाओं की लिस्ट बन गई है, 13 अपराधियों की लिस्ट बन चुकी। ये देख रहे हैं, बिहार में सुबह करीब 4:30 बजे एनकाउंटर हुआ। इसमें सारण पुलिस और कुख्यात अपराधी आमने सामने थे। तभी कुख्यात बदमाश शिकारी राय ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है और इसके बाद पुलिस ने अपराधी शिकारी राय को ठोक दिया। पुलिस को की गोली सीधे शिकारी राय के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकारी राय पर हत्या, लूट, फिरौती जैसे 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस लाइन के पास कल हुई सनसनीखेज हत्या में भी आरोपी है। वो वारदात के बाद फरार था, मगर एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। मौके से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद हुए हैं। एक और तस्वीर देखिए, एनकाउंटर के साथ ही बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। पटना में विधानसभा के पास वाली रोड पर बुलडोजर गरजा है। साथ ही क्योंकि सड़क किनारे कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जब बुलडोजर आया तो कई होटल में लोग खाना खा रहे थे, लेकिन बुलडोजर देख लोग खाना छोड़कर ही वहां से निकल गए। आरा शहर में भी बुलडोजर चला है। 3 दिन तक एक्शन हुआ है। शीश महल चौक से गोपाली चौक, जेल रोड और मठिया तक एक्शन हुआ है। सीवान में भी अतिक्रमण कर बनाई दुकानों को बुलडोजर ने तोड़ डाला है। यानी कार्रवाई हो रही है बिहार में उसी तरह जैसे यूपी में होती। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। जो भी अतिक्रमण ड्राइव चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ही चल रहा है। उसमें पहले से माइकिंग की हुई है, पहले भी ड्राइव चला है, फिर से जो अस्थायी है उसको हटाया जा रहा है। सभी को माइकिंग किया गया है, माइकिंग करके किया गया, नगर निगम के द्वारा पहले से भी किया हुआ है। गाँव पर रहेंगे, हजर करेंगे सर। क्या आप लोग को नोटिस मिला था? जी नहीं, प्रशासन कह रही है कि हम लोगों ने पहले नोटिस दिया था। नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नोटिस हम लोग को जब भी आता है अचानक ही आता है सर। आपकी भी दुकान थी? हाँ, मेरी भी दुकान है। खाना खा रहे थे लोग, अचानक हट गया। पूरा दलित और गरीब पर पूरा जुल्म किया जा रहा है। पूरा का पूरा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमेशा कही कि कानून का राज है।
और कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी चीज होगी। लेकिन जिस तरीके से नालंदा में दलितों के साथ गरीबों के साथ। अब बारी है लाइफ का फंडा की। उदित नारायण जी का जन्मदिन है तो लाइफ का फंडा भी उन्हीं पर है। छोटी जगह और दूसरों का नजरिया आपके सपनों को कैद नहीं कर सकता है। बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर उदित नारायण ने इसे बखूबी समझा, वरना बिहार के किसान के बेटे का सुरों का बादशाह बनना आसान नहीं था। वो बचपन से ही गाने के बहुत शौकीन थे। शुरुआत में छोटे छोटे मंचों पर गाया करते थे। गांव के मेलों में गाकर वो 4-5 रुपए कमाते थे। कभी तो उन्हें लगता था कि गलत लाइन में आ गए हूं, और पिता भी उनके चाहते थे कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, कहां गायकी में पड़ा है। लेकिन लोक गायिका रही मां कहती थी मेरा बेटा एक दिन बड़ा गायक जरूर बनेगा। नेपाल रेडियो से उदित साहब ने सिंगिंग करियर की शुरुआत की, जहां वो दिन में रेडियो पर गाते और रात में पढ़ाई करते थे। 1978 में मुंबई आ गए और नए संघर्ष की शुरुआत हुई। गुजारे के लिए होटल में 100 रुपए महीने पर उन्होंने काम भी किया। रफी साहब के साथ गाया, फिर कोई बड़ा उन्हें मौका नहीं मिला। हौसले हार रहे थे, लेकिन संगीत का जुनून अभी भी जिंदा था। आखिरकार फिल्म कयामत से कयामत तक से उनकी किस्मत चमकी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने ने उदित साहब को रातों रात हिट कर दिया। फिर एक के बाद एक सुपरहिट गानों की झड़ी लग गई। उनके गानों को फिल्म फेयर समेत कई अवार्ड्स मिले। दरवाजे पर सफलता ने दस्तक दी तो वो खिड़की से विवाद और प्रतिस्पर्धा भी आई। और उदित राज साहब ने खुद कहा, कुमार सानू के साथ मेरा तगड़ा कंपटीशन था। पहले सोचता था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अकेले राज करूंगा, लेकिन कंपटीशन भी जरूरी है, वरना मजा नहीं आता। सुरीली आवाज के मालिक उदित नारायण की लाइफ से बड़ा फंडा मिलता है। फंडा यह कि चुनौतियों से भागना नहीं है, उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन से नुकसान नहीं होता, बल्कि आपकी कामयाबी के मौके और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल करें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।